वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 16 पानी की कहानी भाग 1 के अंतर्गत हमने उस द्वारा कुछ कहानी सुनी थी जो कि लेखक को अपने बारे में कुछ जानकारी दे रहे थे। आज उसने भाग 2 के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे कि उसने और लेखक से किस तरीके से बात की और अपने बारे में क्या क्या जानकारी दी। पहले पढ़ती हूँ, फिर बाद में समझाने की कोशिश करूँगी। जो कठिन शब्द आएंगे उसको बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। मारू कयक मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं काफ़ी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। अब देखिए, कुछ वो अपने बारे में बता रही है कि उसके साथ फिर से क्या हुआ। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली और लेखक को भी। जैसे हमें आगे जानने की उत्सुकता है, उसी प्रकार लेखक को भी उत्सुकता थी। उनकी उत्सुकता बढ़ती चली गई और फिर ऐसे के चलते उन्होंने पूछा कि फिर क्या हुआ। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, इतने से इसमें कुछ शब्द आए हैं। भूमि, भूमि अर्थात जमीन, खनिजों अर्थात पोषक तत्व, दुर्भाग्यवश अर्थात बुरी किस्मत, प्रयत्न अर्थात कोशिश, प्रयास, उत्सुकता अर्थात जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखना। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, बूंद लेखक को बताती है कि वह जमीन के पोषक तत्वों को अपने शरीर में घुलाकर खुशी खुशी इधर उधर घूम रही थी। यानी कि जो भी पोषक तत्व होते हैं भूमि के अंदर के, वो अपने अंदर रखकर वो इधर उधर खुशी खुशी से घूम रही थी। उसकी बुरी किस्मत के कारण एक दिन वह एक रोए से टकरा गई और उसकी मानो किस्मत ही बुरी थी। उस दुर्भाग्यवश कहा है ना कि बुरी किस्मत, कि उसकी किस्मत ही बुरी थी। इस कारण एक दिन वह रोए से टकरा गई। उसे घबराहट हुई। उसने दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे रोए पकड़कर छोड़ना नहीं जानते और वह रोए में खींच ली गई। अब लेखक को जब ये वो बता रही है तो लेखक की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। अब वो उसकी बूंदे के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते थे, जैसे हम जानना चाह रहे हैं उसी प्रकार। अंततः उन्होंने उसकी बूंद से आगे पूछा कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई ही भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। कोठरी अर्थात छोटा कमरा। अब यहाँ पर देखिए, बूंद अपनी कहानी फिर से लेखक को बताती है कि उसे एक छोटी सी कोठरी जैसी, यानी कि छोटे कमरे जैसी जगह में बंद कर दिया गया और थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा मालूम हुआ या जान पड़ा कि कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर उसे आगे की ओर खींच रहा हो। और इतने में उस कहती है कि उसका एक भाई भी वहाँ लाया गया था। उस जलकण को उसकी जगह देने के लिए उसकी बूंद को दबाया जा रहा था, उसे कुचला जा रहा था। अर्थात दूसरे जो जलकण था उसको भी उस जगह पर रखा जा रहा था। इसी कारण वो दबाव महसूस हो रहा था। आगे देखिए, हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पीस चली। अब यहाँ पर देखिए कि वो अपने बारे में बता रही है कि और इतने में मेरा हाथ मानो किसी एक बूंद ने ऊपर खींचा और नीचे की बूंद से दबाया जा रहा था। इसके कारण मैं दोनों के बीच में मानो पिसती चली गई। इस प्रकार आगे कहती है वो, मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे जैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी। सांसत अर्थात कष्ट और भोगती अर्थात सहन करना, यानी कि सहन करने की कोशिश करना अर्थात भोगना। अब बूंद आगे बताती है कि इसके बाद एक और बूंद उसका हाथ पकड़कर उसको ऊपर खींच रही थी। उसको कोई पीछे से धक्का दे रहा था और कोई ऊपर खींच रहा था और ओस उन दोनों के बीच में मानो फंस गई थी।
ओस की बूंद कहती है कि वह लगभग 3 दिनों तक यह कष्ट सहती रही। ओस की बूंद कहती है कि जब वह पेड़ की पत्तियों तक पहुंच गई तो पत्तों के छोटे छोटे छेदों से होते हुए किसी तरह जान बचाकर वह भाग गई। उसने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही वह मानो जैसे उड़ जाएगी, अभी वो किसी के हाथ नहीं आएगी, इस प्रकार वो सोच रही थी। आगे देखती है। परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अब यहाँ पर देखिए शक्ति शब्द आया है। शक्ति अर्थात बल, ताकत, वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर का एक गोलाकार आवरण जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। भाग्य अर्थात किस्मत, भरोसा अर्थात विश्वास और सिकड़ू अर्थात सिमटी रही, इस प्रकार। आगे बूंद कहती है कि जब वह अपनी जान बचाकर बाहर निकली तो उसे मालूम हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य भी अस्त हो चुका था, यानी कि सूर्य भी डूब चुके था। उड़ने की शक्ति बूंद को तभी मिल पाती है जब सूर्य निकल आता है और उसकी उष्णा से वह बाष्प बनकर उड़ती है। आपको पता है, अगर हम किसी प्लेट में पानी रख दें और वो पानी हम सूरज की तपती धूप में रखें और थोड़ी देर के बाद देखें तो वो पानी गायब हो जाता है। तो उसी प्रकार बाष्प बनकर वो पानी उड़ जाता है। बूंद लेखक को कहती है कि उस समय वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं था। तो वह अपने भाग्य पर भरोसा करके पत्तों पर ही सिमट कर सुबह का इंतजार करने में पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू न सकेगा। अब वो अपनी जान बचाने के लिए किसके पास गिरी है? तो लेखक के पास। जान आई अर्थात निश्चित होना, कूद अर्थात छलांग लगाना या कूदना अर्थात छलांग लगाना, कूद अर्थात छलांग, भावपूर्ण, असरदार और प्रभाव अर्थात असर। उसकी बूंद लेखक को कह रही है कि जैसे ही उसने लेखक को देखा तो उसकी जान में जान आ गई, अर्थात वह निश्चित हो गई कि अब उसे कोई हानि नहीं हो सकती और अपनी रक्षा की खातिर वह लेखक के हाथ पर कूद पड़ी। जब लेखक ने उसकी बूंद की यह दुख से भरी कहानी सुनी तो लेखक के मन पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। लेखक ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक वह लेखक के पास है तब तक कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। अभी यहाँ पर देखिए फिर वार्तालाप शुरू हुआ दोनों के बीच में। विचित्र अर्थात अनोखा, परिपूर्ण अर्थात भरा हुआ और तनिक अर्थात थोड़ा सा। जब लेखक ने उसकी बूंद को उसकी रक्षा करने का आश्वासन दिया तो बूंद ने लेखक को धन्यवाद किया और कहा कि वह केवल तब तक ही रक्षा चाहती है, कब तक? जब तक सूर्य न निकले तब तक, क्योंकि सूर्य का दर्शन करते ही उसमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी, ऐसा वो बता रही है और वो उड़ जाएगी। बूंद लेखक को बताती है कि उसका जीवन बहुत ही विचित्र है, अनोखी घटनाओं से भरी हुई है। उसकी बूंद लेखक को कहानी सुनाने के बारे में कह रही है कि वह अपनी जीवन की कहानी के बारे में लेखक को बताएगी तो लेखक का हाथ थोड़ा सा भी नहीं दुखेगा या लेखक को बूंद को अपने हाथ में लेने में कोई कष्ट नहीं होगा। लेखक भी उत्साहपूर्वक बूंद के जीवन की घटनाओं को सुनने के लिए हामी भरता है। इस प्रकार उन दोनों में इतनी सारी बातें हो रही हैं और वो एक दूसरे को अपनी कहानी उस अपनी कहानी किसे बता रहा है? तो लेखक को बता रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन
नामक दो गैस सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान मौजूद थी। अर्थात जो बता रही है वो देखिए, हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन और ओजोन अर्थात ऑक्सीजन। फिर सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। पुरखे अर्थात पूर्वज, हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन, ओजोन अर्थात ऑक्सीजन, सूर्यमंडल अर्थात सूर्य का घेरा, लपटो अर्थात दहकना जलना, मार्ग पथ, विद्यमान अर्थात मौजूद, ब्रह्मांड अर्थात सृष्टि, उथल पुथल अर्थात हलचल। अभी देखिए, ओस की बूंद लेखक को सृष्टि के निर्माण के समय की कहानी सुनाना चाहती है और सुना भी रही है। वो कहती है कि उसके पूर्वज कहाँ से उसकी रचना हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैस सूर्य के घेरे में लपटों के रूप में मौजूद थी। अर्थात उस समय वो गैस के रूप में ही थी, यानी कि उसका जो निर्माण हुआ किसका, ओस का। ओस किसके पास से हुआ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैस से उसका निर्माण हुआ, ऐसा वो बता रही है। और तब तो मानो वो सूर्य के घेरे में लपटों के रूप में मौजूद थी, अर्थात उस समय वह गैस के रूप में थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। आपको पता है सूर्यमंडल अपने मार्ग पर चक्कर काटता ही रहता है। वे दिन थे जब ब्रह्मांड में हलचल हो रही थी। बहुत कुछ निर्माण हो रहा था और बहुत कुछ नष्ट हो रहा था, अर्थात नए नए ग्रहों का निर्माण शुरू हो चुका था। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, अर्थात ब्रह्मांड में हलचल हो रही थी और ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो रहा था। यहाँ तक उसने लेखक को बताने की कोशिश की है। आगे देखो लेखक उससे क्या कहते हैं। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। वंशज अर्थात वंशधर, भयावह अर्थात भयानक, उज्जवल अर्थात चमक। लेखक ने प्रश्न किया ओस की बूंद से। प्रश्न क्या था कि उसके पूर्वज अब सूर्यमंडल में मौजूद नहीं है। ओस कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि जो उसके वंशधर हैं वे अपनी भयानक लपटों से अभी तब भी उनके मुख को उज्ज्वलता प्रदान कर रहे हैं, यानी कि अभी भी वो वहाँ पर मौजूद है, चमक प्रदान कर रही है। उसकी बूंद कहती है कि उसके पुरखे बहुत ही खुशी से, प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। इस प्रकार वो लेखक को अपने पुरखों के बारे में जानकारी दे रही है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको ये भाग मतलब पाठ 16 का भाग 2 समझ में आया होगा। और ओस लेखक को कौन कौन से प्रकार की जानकारी देती है इसके बारे में हम भाग 3 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।